नमस्कार, सुबह के 8 बज चुके हैं। गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं प्रधानमंत्री के जापान दौरे की, जिसका आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री क्वाड नेताओं की चौथी शिखर बैठक में आज शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी, इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा टोक्यो में क्वाड लीडर्स समिट के लिए एक साथ इकट्ठा हुए। क्वाड समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, क्वाड का स्वरूप प्रभावी हुआ है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड की भूमिका काफी अहम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक सहयोग से प्रोत्साहन मिल रहा है, समन्वय बढ़ रहा है। और इस सम्मेलन में बोलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि इंडो पैसिफिक में अमेरिका एक मजबूत, स्थिर और स्थायी साझेदार होगा। हम हिंद प्रशांत क्षेत्र की शक्तियां हैं। जब तक रूस युद्ध जारी रखता है, हम भागीदार बने रहेंगे और वैश्विक प्रतिक्रिया का नेतृत्व करेंगे। साथ ही यहां पर यह भी कहा कि हम साझा मूल्यों और हमारे पास मौजूद विजन के लिए साथ हैं। तो प्रधानमंत्री का आज जापान दौरे का दूसरा दिन है। टोक्यो में अब से कुछ देर पहले क्वाड समिट हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री और साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी हम आपको सुनाएंगे। अपनी बात उन्होंने विश्व पटल पर रखी है। आज टोक्यो में मित्रों के बीच होना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज चुनावों में विजय के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्वाड के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो हम सभी का साझा उद्देश्य है। कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने वैक्सीन डिलीवरी, क्लाइमेट एक्शन, सप्लाई चेन रेजिलियंस, डिजास्टर रिस्पांस और आर्थिक सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में आपसी समन्वय बढ़ाया है। इससे इंडो पैसिफिक में शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित हो रही है। क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा लेकर चल रहा है। इससे क्वाड की छवि एक फोर्स फॉर गुड के रूप में और भी सुदृढ़ होती जाएगी। तो यहाँ पर आपने प्रधानमंत्री को सुना, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि क्वाड का जो दायरा है वो काफी व्यापक हुआ है। प्रधानमंत्री टोक्यो में क्वाड सम्मेलन को संबोधित करते हुए कह रहे थे, उन्होंने कहा कि इसका जो स्वरूप है वो काफी प्रभावी हो गया है और विश्व स्तर पर क्वाड का काफी अहम स्थान है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ये बात कही। साथ ही कहा कि आपसी विश्वास और दृढ़ संकल्प इसमें बड़ा है और विश्वास से ही लोकतांत्रिक शक्तियों को एक नई ऊर्जा मिलती है, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कही। साथ ही कहा कि आर्थिक सहयोग से समन्वय इन देशों के बीच बड़ा है, इस क्षेत्र में बड़ा है। साथ ही उन्होंने कहा कि आर्थिक सहयोग से न सिर्फ समन्वय बल्कि काफी प्रोत्साहन भी मिलता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बढ़ रही है और क्वाड की जो छवि है वो सुदृढ़ होती चली जा रही है। क्वाड के चारों देशों का साझा उद्देश्य है, प्रधानमंत्री ने कहा। और इस वक्त खबर आ रही है छापेमारी की। आईएएस पूजा सिंघल से पूछताछ के बाद छापेमारी इस वक्त चल रही है। पूजा सिंघल के सहयोगी से पूछताछ के बाद ये छापे बिहार, झारखंड में कुछ जगह पर इस वक्त छापेमारी ईडी की चल रही है। आपको बता दें कि ईडी की छापेमारी जो चल रही है वो माइनिंग, मनरेगा मामलों में जो अनियमितता बरती गई, जो आरोप है, उसके तहत ये छापेमारी इस वक्त चल रही है। पूजा सिंघल के सीए के पास से यहां पर करोड़ों रुपए भी बरामद हुए थे। मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, ये बिहार और झारखंड में कहां-कहां
छापेमारी चल रही है। मुकेश अभी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे तो यहाँ पर आपको वो तस्वीरें याद होंगी, नोटों की जो गड्डियां नजर आई थी। ईडी की छापेमारी में करोड़ों रुपए बरामद किए गए थे। आईएएस पूजा सिंघल से पूछताछ के बाद इस वक्त जो है ये छापेमारी चल रही है बिहार और झारखंड के अलग अलग इलाकों में। मुकेश, इस वक्त क्या जानकारी मिल रही है इस छापेमारी से जुड़ी हुई? देखिए, मनरेगा का जो पैसा था उसके फंड के घोटाले के आरोप में जो झारखंड की माइनिंग सेक्रेटरी हैं पूजा सिंघल आईएएस हैं, इनको ईडी ने कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया था। इनके जो सीए हैं सुमन कुमार, उनको भी गिरफ्तार किया था और उनके यहाँ से काफी ज्यादा कैश मिला था। उसी मामले में इन दोनों से पूछताछ के बाद जो ईडी है उसको कुछ और जानकारी मिली है और इसी बेसिस पर बिहार और झारखंड में कुछ जगहों पर छापेमारी चल रही है। हालांकि छापेमारी कहाँ कहाँ चल रही है ये भी साफ नहीं है, लेकिन जो ईडी की टीमें हैं वो झारखंड और बिहार में पूजा सिंघल और सुमन कुमार से जुड़े हुए कुछ और लोगों के यहाँ छापेमारी कर रही हैं। ये जो पूरा मामला है ये झारखंड में मनरेगा फंड के गबन का मामला है, जिसमें 18 करोड़ रुपए का गबन हुआ था और उसके बाद जो झारखंड पुलिस है उसने केस दर्ज किया था। बाद में इसी केस को टेक ओवर ईडी ने किया और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया था, जिसमें पूजा सिंघल और उनके सीए को गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके यहाँ से बड़े पैमाने पर कैश मिला था, कुछ गाड़ियों को सीज किया गया था और इसी सिलसिले में अब ईडी की टीमें बिहार और झारखंड में कुछ और ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। जी, ये छापेमारी बिहार और झारखंड के कुछ इलाकों में चल रही है। यहाँ पर मुकेश आप ये बताएं, क्योंकि ये गिरफ्तारी पूजा सिंघल जो आईएएस हैं और माइनिंग और अनियमितता से जुड़ा मनरेगा की ये पूरा मामला है। अभी तक की जो भी पूछताछ हुई है, चाहे उनके सीए से हुई है, चाहे आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से हुई, उस पूछताछ की कोई जानकारी मिल पाई है? उन्होंने क्या कुछ बताया है उस पूछताछ में? देखिए, जो पूजा सिंघल ने अपना स्टेटमेंट दिया ईडी को, उसमें क्या कुछ कहा ये तो अभी साफ नहीं है, लेकिन जो शुरुआती जानकारी जब पहले आई थी तो यही मामला था कि जिस जिले में वो तैनात थी बतौर आईएएस डिप्टी कलेक्टर, उस जिले में मनरेगा का फंड का जो पूरा देखरेख थी वो उन्हीं के अंडर थी। लेकिन आरोप ये है कि उन्होंने अपने जो बाकी लोग जो अधिकारी थे उनके साथ मिलकर करीब 18 करोड़ रुपए के फंड का गबन किया और बाद में उनको सेक्रेटरी माइनिंग लगा दिया गया झारखंड में। लेकिन इससे पहले ही झारखंड पुलिस ने केस दर्ज किया था, जिसकी जांच चल रही थी और इसी बीच ईडी ने केस दर्ज किया और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत करीब 12 से 15 जगहों पर छापेमारी की। इसके बाद पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया। उनके स्टेटमेंट के आधार पर ही अब ये नई छापेमारी शुरू हुई है झारखंड और बिहार में। हालांकि उनके बयान में क्या कुछ है ये भी साफ नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर ईडी को कोई लीड मिली है, उसी बेसिस पर अब ये रेड जारी है। जी मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो प्रवर्तन निदेशालय की टीम इस वक्त बिहार और झारखंड के अलग अलग इलाकों पर छापेमारी कर रही है। पूजा सिंघल आईएएस अधिकारी जो कि गिरफ्तार हो चुकी हैं, उनकी पूछताछ के बाद अब बिहार और झारखंड में अलग अलग ये जगहों पर छापेमारी जारी है। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर विवाद मामले में आज वाराणसी के जिला जज ये तय करेंगे कि ये पूरा मामला कैसे सुना जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये सुनवाई हो रही है। दरअसल जिला जज के सामने कई याचिकाएं हैं। एक याचिका 5 महिलाओं की है जिनका कहना है कि उन्हें मस्जिद के भीतर श्रृंगार गौरी की रोज पूजा करने की इजाजत हो। इस याचिका को रद्द करने की मांग मुस्लिम पक्ष ने की हुई है। वो 1991 के पूजा स्थल एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले यही तय हो जाए कि इस कानून के तहत सुनवाई होनी चाहिए या फिर नहीं। हमने कोर्ट से ये आग्रह किया कि कमीशन की रिपोर्ट की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी हमें प्रोवाइड की जाए और उसके बाद अगर उनको उस पर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो आपत्ति दाखिल करें और फिर 7/11 की एप्लीकेशन डिसाइड हो जाए। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है और इसमें आगे क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा ये माननीय न्यायालय कल उसमें अपना ऑर्डर पास करेगा। अगली सुनवाई की डेट क्या होगी ये भी कल पता चलेगा। जजमेंट कल कितने बजे होगा ये कोई नहीं बता सकता।
तो जिला जज ने कल अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 2 बजे के बाद ही कुछ सामने आ पाएगा। वहीं रुख करते हैं अब अगली खबर का। कर्नाटक में भी 2 मस्जिदों के भीतर मंदिर होने की बात कही जा रही है। दिलचस्प यह है कि एक मस्जिद के भीतर मंदिर का पता लगाने के लिए मैंगलोर में 25 मई को विशेष पूजा रखी गई है। दूसरा विवाद टीपू सुल्तान की एक मस्जिद को लेकर है, जिसके भीतर हनुमान मंदिर होने की बात कही जा रही है। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी निहाल किदवई की रिपोर्ट। मैंगलोर के बाहर मलाली की जुमा मस्जिद की मरम्मत का काम रोक दिया गया है। विश्व हिंदू परिषद के मुताबिक यहां कुछ जगहों पर मंदिर जैसी बनावट दिखती है। एक जुम्मा मस्जिद को नवीकरण करने के समय में एक मंदिर जैसा भवन मिला है। वो भवन का शैली और भवन का स्ट्रक्चर और भवन में मिल गया एक खम्भ, उसको देखने के बाद पता चलता है वो एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। हंगामा खड़ा हुआ और मामला अदालत तक जा पहुंचा। अदालत ने फिलहाल मरम्मत का काम रोकने का आदेश दिया। यहां से कुछ दूर मैसूर के पास श्रीरंगापट्टनम में हिंदू संगठनों ने जिला अधिकारी से मांग की कि उन्हें टीपू सुल्तान की बनाई हुई जुमा मस्जिद में पूजा करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि इनके मुताबिक हनुमान मंदिर को तोड़कर जुमा मस्जिद बनाई गई थी। Before construction that मस्जिद का निर्माण पूर्णिया पंडित की देखरेख में हुआ और हिंदू इस्लामिक आर्किटेक्चर की यह मस्जिद एक मिसाल है और इसलिए इसमें कहीं कहीं देवी देवता भी आपको मिलेंगे। मैंगलोर के बाद मैसूर की मस्जिद को लेकर विवाद शुरू हो गया है। चिकमंगलुरु के दत्तापीठ बनाम बाबा बुदनगिरी मजार और हुबली के ईदगाह मैदान का विवाद भी कर्नाटक में सांप्रदायिक तनाव की वजह बनता रहा है। दत्तापीठ बाबा बुदनगिरी विवाद कर्नाटक में पुराना है, हुबली के ईदगाह मैदान की तरह। अब चूंकि देश भर में अभियान चल रहा है मस्जिदों के अंदर मंदिर तलाशने का, ऐसे में कुछ दक्षिणपंथी संगठन चाहते हैं कि इस लिस्ट में 2 मस्जिदों का नाम और शामिल किया जाए। इससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बढ़ गया है धार्मिक उन्माद के साथ। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां अलीगढ़ में 70 दलित परिवारों ने घर के बाहर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगाए हैं। बताया जा रहा है कि यहां पर दलित समाज के लोग बिल्डर के उत्पीड़न से तंग आ गए हैं। क्या है ये पूरा मामला, समझा रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला और अदनान खान। ये तस्वीर नए भारत के अलीगढ़ शहर की है, जहां कुछ अनुसूचित जाति के परिवारों ने अपने घरों के आगे पोस्टर लगा रखे हैं, जिनमें साफ लिखा है, मकान बिकाऊ हैं, हम दलित उत्पीड़न से परेशान हैं। मामला अलीगढ़ की सांगवान हाउसिंग सोसाइटी का है। पिछले महीने अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में कॉलोनी में लोग पार्क में एक भंडारा करने जा रहे थे, लेकिन सोसाइटी ने भंडारा नहीं होने दिया और पार्क में पानी भर दिया। यही वजह है कि अब यहाँ के अनुसूचित जाति के परिवार सोसाइटी छोड़कर जाना चाहते हैं। आज आज़ादी के इतने साल बाद भी यदि हमें अपने धर्म का पालन करने के लिए, अपने आराध्य की स्तुति करने के लिए भी आज़ादी नहीं हो, तो ऐसी सोसाइटी में हम बैठ के क्या करें। हम आज कहने को उन्नत हो गए हैं, देश यहाँ पहुँच गया, वहाँ पहुँच गया, लंबी चौड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन वास्तव में क्या है। जब खबर स्थानीय अखबारों में छपी तो पुलिस की नींद टूटी। अब पूरे मामले को बातचीत करके सुलझाने की कोशिश की जा रही है। मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची है और दोनों पक्षों से वार्ता कर समस्या जानकारी की जा रही है तथा उसका निराकरण का प्रयास किया जा रहा है। मौके पे शांति व्यवस्था कायम है तथा किसी प्रकार की कोई बात अभी नहीं है। इसका शीघ्र ही जांच करके इसका निस्तारण किया जाएगा। वहीं सांगवान सोसाइटी का कहना है कि उन्होंने कभी अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम होने से नहीं रोका। ये लोग बेवजह बात का बतंगड़ बना रहे हैं। संविधान के रचयिता बी.आर. अम्बेडकर की जयंती मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक मनाते हैं, और वो भी उस देश में अंबेडकर जी की जयंती मनाने से रोका जा रहा है जिस देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ही अनुसूचित जाति से आते हों। तस्वीर साफ है कि एक समाज के तौर पर हमें अभी
और फासला तय करना है। अलीगढ़ में सहयोगी अदनान खान के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब बीमा के नाम पर किसानों से हो रही ठगी की खबर की बात करते हैं। कई बार किसानों को शिकायत रहती है कि उन्हें पता भी नहीं होता और खाते से बीमा राशि कट जाती है। लेकिन मध्य प्रदेश में तो केंद्रीय योजना को दरकिनार कर किसानों के 1.5 गुना प्रीमियम पर आधी रकम का बीमा थमा दिया गया। ये हम नहीं, सरकारी दस्तावेज खुद कह रहे हैं। किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के लाखों किसानों के साथ बीमा के नाम पर ठगी हो गई। राला मंडल के विजेंद्र पटेल भीषण गर्मी में भी खेतों में पसीना बहा रहे हैं। खेतों में फसल की हरियाली के लिए अल्पावधि कृषि कर्ज लिया था, साथ में बगैर जानकारी बीमा भी हो गया। प्रीमियम के 437 रुपए कट गए। बीमे की रकम है 1 लाख। अफसर पटेल मुंडला गांव के हैं, इनकी भी यही कहानी है। दोनों को जब हमने बताया कि 330 रुपए में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा हो जाता, रकम भी 2 लाख रुपए होती, तो दोनों ठगा महसूस कर रहे हैं। कृषक का जो बीमा होता है वो 330 का होता है, और जब मैंने ऋण की पुस्तिका देखी तो उसमें मेरे 437 रुपए कटे। तो मैंने एक अनुमान लगाया कि ये तो सिर्फ चेक मेरे साथ है। प्रदेश में कितनी सोसाइटियां और कितने किसान, ये तो सीधा सीधा करोड़ों रुपए का घोटाला है। 107 रुपए का हमारे साथ घोटाला किया जा रहा है। गवर्नमेंट होने से जैसे तय कर रखा है कि किसानों के साथ हम इन किसानों को पूरा खत्म कर देंगे। बीमा लेने के बाद नतीजा रवि पटेल से पूछिए। पिछले साल कोरोना में पिता चल बसे। 1 हेक्टेयर का छोटा खेत है, बीमे की रकम तक नहीं मिली, उल्टा बैंक से कर्ज वसूली के लिए नोटिस आने लगा। हर बार कंप्यूटर पे जाके ये कटवाओ वो करवाओ सब करवाते थे, उसके बाद भी कोई नोटिस मतलब बोले तो ना कोई वो पर्ची दी जाती थी ना कुछ किया जाता था। बस पैसा कटेगा, मिलेगा नहीं। आगर मालवा के सुदवास में सुनील कारपेंटर 12 बीघा से 6 लोगों का परिवार पालते हैं। इसी गांव के मुकेश के पास 20 बीघा खेती है। सबकी शिकायत एक जैसी, प्रीमियम कटता है, वक्त पर बीमे का पैसा नहीं मिलता। जैसे हमारा जो निजी नजदीक बीमा का उसमें कोई जानकारी मालूम नहीं है। साल का बीमा कटता है वो जानकारी, और आपका व्यक्तिगत बीमा जो होता है कुछ उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं। होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम हो गया, लेकिन किसानों के हालात वैसे ही हैं। केसला गांव के मोतीलाल कुशवाहा 8 एकड़ जमीन पर खेती करते हैं। हर साल ईशरपुर सहकारी सेवा संस्थान से खाद बीज खरीदते हैं, कर्ज लेते हैं, यहीं से बीमे की रकम भी कट जाती है। बस यही पता नहीं कि रकम कटती क्यों है। सीराबाड़ा गांव के मुकेश रघुवंशी को भी बीमे का पता नहीं। प्रबंधक कहते हैं किसानों की सहमति से पैसे कटते हैं। वैसे कैमरा बंद होने पर बताते हैं कि पैसा काटने के लिए दबाव बनाया जाता था, अगर किसान 1 बोरी यूरिया ले तो भी। जी तो साहब मैं नहीं जान सकता हूँ। या खाद को अपन जो खाद ऋण लिए थे उसका बीमा काटती हैं या जो फसल बीमा काटती है, अब मैं नहीं बता सकता जी। मालूम नहीं काहे का लोग बीमा काटते हैं जो बोलते हैं किसान स्वेच्छा से कटवाते हैं, उनका बीमा किया जाता है। इनका जो ऋण खाता है उससे राशि काटी जाती है, ऋण खाते से भी काटी जाती है, और यदि वो स्वयं जमा करते हैं तो उसमें भी किया जाता है। राज्य में 38 जिला सहकारी बैंक है, जिसमें 2016 से लेकर 2019 तक अल्पावधि कृषि ऋण लेने वाले किसानों का निजी कंपनियों से 437 रुपए के प्रीमियम पर 1 लाख रुपए का बीमा कराया गया। इसके लिए किसानों की सहमति भी नहीं ली गई, जबकि प्रीमियम उन्हीं के लोन अकाउंट से चुकाया गया। यही बीमा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में मात्र 330 रुपए में होता है। सुरक्षा भी 2 गुनी यानी 2 लाख रुपए की। सहकारिता विभाग ने 38 बैंकों से जानकारी मांगी है, लेकिन सिर्फ 17 बैंकों ने जानकारी भेजी है, 21 अभी भी टाल रहे हैं। मामला अब कोर्ट की दहलीज पर है। कोऑपरेटिव बैंक्स का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि वीकर सेक्शन को सपोर्ट करें। यहाँ पर वीकर सेक्शन को सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, उनका दोहन किया जा रहा है। 9 जिला की बात करें तो उसमें अराउंड 40 करोड़ रुपीस का घोटाला हुआ है। अगर पूरे मध्य प्रदेश में जिला कोऑपरेटिव बैंक का देखेंगे तो काफ़ी बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। एपेक्स बैंक ने सर्कुलर जारी किया था कि निजी बीमा कंपनी से किसानों का सामूहिक बीमा न हो, जरूरत पड़ने पर रेट मंगाकर मुख्यालय से मंजूरी के बाद ही बीमा करवाया जाए, लेकिन इस मामले में सारे नियम ताक पर रख दिए गए। 9 जिलों में 1.25 लाख से ज्यादा किसानों ने 3 साल में प्रीमियम के तौर पर इस निजी बीमा कंपनी को 40 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम अदा की। अगर जांच हुई तो पता नहीं 38 सहकारी बैंकों में ये घोटाला कितने का निकलेगा। सूत्र बताते हैं कि जिस वक्त
निजी बीमा कंपनी को ये काम दिया गया, उस वक्त इस कंपनी का मुखिया सहकारिता विभाग के एक बड़े अधिकारी का बेटा था जो मध्य प्रदेश में ही कार्यरत था। आगर मालवा से जफर मुल्तानी, इंदौर से समीर, नर्मदापुरम से संजय और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और मेरे साथ हैं शारिक रहमान खान। क्वाड सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। क्वाड सदस्य चारों देश जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ आए और अपनी अपनी बातें भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा की बेहतरीन मेजबानी के लिए उन्हें बधाई दी और साथ ही कोरोना महामारी के दौरान भारत में स्वास्थ्य संबंधी और दुनिया को सहयोग को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि क्वाड की संभावना बहुत व्यापक हो गई है। थोड़े समय में ही क्वाड ने अपनी अलग जगह बनाई। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में क्वाड अच्छा काम कर रहा है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने क्वाड मीटिंग में रूस और यूक्रेन जंग का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन एक संस्कृति को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यह यूरोपियन नहीं बल्कि ग्लोबल मुद्दा है। तो ये वो तस्वीरें हैं जब क्वाड शिखर सम्मेलन से पहले चारों राष्ट्राध्यक्ष एक साथ आए और उसके बाद अपने अपने वक्तव्य रखे। ये एक औपचारिकता भी होती है कि चारों देश अपनी अपनी बातें रखेंगे और उसके बाद जो है शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है। यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है और जब से शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है तब से ही चीन लगातार एक के बाद एक बयान दे रहा है। कल चीन के जो विदेश मंत्री हैं वांग यी, उनकी तरफ से ये बयान आया था कि अमेरिका की ये जो चाल है ये सफल नहीं हो पाएगी और क्वाड एक बार फिर असफल होगा। तो देखना होगा यहाँ पर कि आज चीन की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है और इस बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आज टोक्यो में मित्रों के बीच होना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ी चुनावों में विजय के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्वाड के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो हम सभी का साझा उद्देश्य है। कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने वैक्सीन डिलीवरी, क्लाइमेट एक्शन, सप्लाई चेन रेजिलियंस, डिजास्टर रिस्पांस और आर्थिक सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में आपसी समन्वय बढ़ाया है। इससे इंडो पैसिफिक में शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित हो रही है। क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा लेकर चल रहा है। इससे क्वाड की छवि एक फोर्स फॉर गुड के रूप में और भी सुदृढ़ होती जाएगी। और टोक्यो में मौजूद हैं हमारे संवाददाता अक्षय डोंगरे, जो उस वक्त भी वहीं थे जब सारे बड़े नेता अपनी अपनी बात कह रहे थे। अक्षय, अगर आप मेन पॉइंट्स पे एक बार फिर से दर्शकों का ध्यान खींचना चाहें तो कौन कौन से मुद्दे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री ने छुआ और जो बाइडेन कह गए? शारिक, अगर मेन पॉइंट्स की बात की जाए तो कुछ मेन पॉइंट्स, तो सबसे पहले अगर हिंद प्रशांत महासागर की बात की जाए तो क्वाड का जो गठन हुआ था वो उसका मुख्य कारण ये था कि जिस तरह से चाइना की ताकत बढ़ रही थी तो अपना वो इन्फ्लुएंस एक तरह से पूरे हिंद प्रशांत महासागर के जो देश है उनके ऊपर एक तरह से लादने की कोशिश कर रहा था, एक तरह से उन्हें डराने धमकाने की कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरह से बाकी जो देश जैसे कि इंडोनेशिया हुआ, सिंगापुर हुआ, आस पड़ोस के देश जैसे कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, जो भी हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक रीजन में ट्रेड के लिए निर्भर करते हैं, फिशिंग के लिए निर्भर करते हैं, उनको एक तरह से डराने धमकाने का काम था। तो ऐसे में अमेरिका के सहयोग से जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने क्वाड का गठन किया था। 2007 में ही हुआ था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपना नाम, अपने पैर वापस खींच लिए थे और 2017 से एक तरह से रिवाइव किया गया क्वाड इनिशिएटिव को, जिसके बाद से ये दूसरी इन पर्सन मीटिंग है। पहली 2021 के सितंबर के महीने में हुई थी।
तो अगर मुख्य मुद्दों की बात की जाए तो इस वक्त कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर सबसे पहले जो बाइडेन ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में ध्यान खींचा, जिसमें रशिया का जो इन्वेजन है एक तरह से यूक्रेन का, वो सबसे पहला मुद्दा रहा, जिसको लेकर एक तरह से दोबारा क्रिटिसाइज किया यूएसए ने रशियन इन्वेजन को। तो ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे था। अब इसकी भारत किस तरह से प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि अगर बाकी विजिट्स की बात की जाए तो भारतीय तरफ से ये कहा गया है कि वो एक शांतिपूर्ण समझौते का पक्षधर है, लेकिन अब तक खुलकर विरोध भारत ने नहीं किया है। तो क्या भारत अब खुलकर विरोध करेगा रशिया का? क्योंकि हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में भारत ने रशियन तेल खरीदना शुरू कर दिया है, तो इसको लेकर काफी ज्यादा असहज अमेरिका, जापान और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज है। लेकिन क्वाड का जो सिग्निफिकेंस है वो रशिया के बियॉन्ड जाता है। एक तरह से अगर बात की जाए पूरे इन्वेजन की, तो अमेरिका का ध्यान इंडो पैसिफिक रीजन से हटकर पूरे के पूरे रशिया के यूक्रेन के इन्वेजन पर चला गया था। और उसके बाद जो बाइडेन ने ये सुनिश्चित किया, ये आश्वासन दिया क्वाड के देशों को कि इसका ध्यान पूरी तरह से हटा नहीं है। इसलिए एक तरह से एशिया का पूरा एक मीट किया गया। वहां पर जो बाइडेन आए, उन्होंने बाकी कई सारे देशों से मुलाकात की और अब इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की शुरुआत की गई है, जिसमें 12 देश शामिल है। एक तरह से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का था, उसका एक तरह से ये उसको काउंटर करने के लिए कहा जा रहा है। और एक और चीज शारिक मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि क्या यहाँ पर नजारा है इस वक्त टोक्यो का, क्योंकि मैं बिल्कुल दिखाएं। तो आदित्य मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं, अगर आप देख सके मेरे पीछे, तो कई सारे ऐसे झंडे यहां पर लगे हुए हैं पूरे में, जिसमें जापान के, भारत के, ऑस्ट्रेलिया के, अमेरिका के झंडे यहां पर पूरे इलाके में लगे हुए। ये एक तरह से सेंटर है टोक्यो का। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा का ऑफिस भी है और रेसिडेंस भी। तो अगर आपको देखना है कि कहाँ पर ये समिट चल रहा है, तो आप देख सकते हैं पीछे, जो मेरे पीछे कई सारे सुरक्षा कर्मी खड़े हैं, गेट एक तरह से लगा हुआ है, वहां पर इस वक्त समिट चल रहा है। और ये इस वक्त हम टोक्यो के सेंटर में मौजूद है और इससे थोड़ी देर बाद तकरीबन अब क्वाड का समिट खत्म होने वाला होगा। उसके बाद स्टेटमेंट्स दी जाएंगी और इसके बाद एक लंच रहेगा। एक फेलोशिप, सूत्रों के हिसाब से खबर आ रही है, फेलोशिप लॉन्च की जा रही है अमेरिका द्वारा, जिसमें तकरीबन 100 छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी यूएसए में पढ़ने की। उसके बाद बायलैटरल मीट शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल अक्षय, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। विस्तार से आपने बताया, आपके पास हम आते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो बैठक हो रही है उसके बाद चारों राष्ट्राध्यक्षों का जो स्टेटमेंट आएगा, ज्वाइंट स्टेटमेंट भी हो सकता है, वो भी काफी महत्वपूर्ण होगा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कई सारी बातें कही। उन्होंने रूस यूक्रेन जंग का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन एक संस्कृति को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यह यूरोपीय नहीं बल्कि ग्लोबल मुद्दा है। यूक्रेन पर गेहूं निर्यात में पाबंदी से दुनिया भर में खाद्य संकट भी खड़ा हो गया। At the same time, we're navigating a dark hour in our shared history. The Russian brutal and unprovoked war against Ukraine has triggered a humanitarian catastrophe, and innocent civilians have killed in the streets, and millions of refugees are internally displaced as well as exiled. And this is more than just a European issue. It's a global issue. The fact is that if you turn on the television and you'll see what Russia's doing now, it appears to me that Putin is just trying to extinguish a culture. He's not even aiming at military targets anymore. He's taking out every school, every church, every natural history museum, as if to try to obliterate the Ukrainian culture. And the world has to deal with it, and we are. And also, as long as Russia continues the war, the United States will work with our partners to help lead a global response, because it's going to affect all parts of the world. At the same time, the United States must and will be strong, steady, and enduring partner in the Indo-Pacific. We are in the Indo-Pacific. We are an Indo-Pacific power. As long as Russia continues this war, we're going to continue to be partners and lead a global response. And you know, we're Indo-Pacific power, as I said. We're going to stand with you, our close democratic partners, and we're going to stand for the shared values that and the shared vision we all have.
वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर विवाद मामले में आज वाराणसी के जिला जज ये तय करेंगे कि यह पूरा मामला कैसे सुना जाए। मुस्लिम पक्ष ने भी अपनी दलील दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह सुनवाई हो रही है। दरअसल जिला जज के सामने कई याचिकाएं। एक याचिका 5 महिलाओं की है जिनका कहना है कि उन्हें मस्जिद के भीतर श्रृंगार गौरी मंदिर की रोज पूजा करने की इजाजत दी जाए। इस याचिका को रद्द करने की मांग मुस्लिम पक्ष ने की है। वो 1991 की पूजा स्थल एक्ट का हवाला दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले यही तय हो कि इस कानून के तहत सुनवाई होनी चाहिए या नहीं। तो अब देखना होगा कि किस तरह से आज जो जिला अदालत है, कल जो दोनों पक्षों को सुना है, उसके बाद किसको पहले सुनने जाती है। हम रुक कर रहे हैं हमारे सहयोगी अजय सिंह का वाराणसी में। अजय, यहाँ पर कल जो कुछ हुआ कोर्ट में वो समझाएं, और आज कोर्ट को क्या तय करना है कि क्या पहले किसे सुना जाएगा? बिल्कुल, देखिए जो कोर्ट में अदालत में जो बात हुई, जब सुप्रीम कोर्ट में गए थे तो जो मस्जिद पक्ष के लोग थे उनका ये कहना था कि ये जो पूरी रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट जो है वो जिसके लिए 5 लोगों की अर्जी जो दाखिल हुई थी, 5 महिलाओं ने एक पूजा को लेकर के, ये जो है वो 1991 के वर्शिप एक्ट के तहत जो है ये सुना ही नहीं जा सकता है। यानी इसके मेंटेनेबिलिटी पर ही सवाल खड़ा किया था, जिसे सिविल जज सीनियर के यहाँ से नहीं उस तरीके से उसको लिया गया और उसमें सर्वे कराया गया। तो सबसे पहले तो यही था कि ये सुना जाए। हिंदू पक्ष ने ये कहा कि चूंकि इसमें कमीशन हो चुका है मंदिर, और उसमें एक जो है वो कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है, तो अगर आप इसको सुनना ही चाहते हैं ऑर्डर 7 रूल 11 को, जिसके तहत ये इसकी पोषणीयता पर मामला उठता है, तो आप उस कमीशन को भी उसमें शामिल कर लीजिए, जिससे कि ये तय हो सके कि ये मंदिर है या मस्जिद है। उसके बाद तो आप उसको सुन सकते हैं कि ये सुनने लायक है भी या नहीं है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट एडवोकेट है, उन्होंने भी अपनी दलील दी थी कि जो इस पोषणीयता की जो अर्जी है वो हमें अभी नहीं मिली है। तो इन तमाम मुद्दों और बिंदुओं को सुनने के बाद जिला अदालत ने आज जो है वो उस पे जो है वो अपना फैसला सुनाएंगे कि इस पूरे मुकदमे की सुनवाई किस दिशा में चले। पहले उनकी पोषणीयता की जो मामला है, जो मेंटेनेबिलिटी है, उस पर चर्चा शुरू हो, या जो सर्वे कमीशन की जो रिपोर्ट आ गई है उसको भी वो क्या कहते हैं, जो हिंदू पक्ष मांग कर रहा था। इन तमाम बातों पर आज वो जो है अपनी बात बता सकते हैं कि किस तरीके से इसकी शुरुआत होगी। अजय, आप हमारे साथ बने रहे हैं। विष्णु शंकर जैन हैं, वो क्या कह रहे हैं, जो वकील हैं, उनको पहले सुन लेते हैं, फिर आपके पास लौटते हैं। हमने कोर्ट से ये आग्रह किया कि कमीशन की रिपोर्ट की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी हमें प्रोवाइड की जाए, और उसके बाद अगर उनको उस पर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो आपत्ति दाखिल करें, और फिर 7/11 की एप्लीकेशन डिसाइड हो जाए। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है, और इसमें आगे क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा ये माननीय न्यायालय कल उसमें अपना ऑर्डर पास करेगा। अगली सुनवाई की डेट क्या होगी ये भी कल पता चलेगा। जजमेंट कल कितने बजे होगा ये कोई नहीं बता सकता। अजय हैं हमारे साथ वापस जुड़े हुए। अजय, विष्णु शंकर जैन को जैसा सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि जो सर्वे की रिपोर्ट थी उसकी कॉपी हमें दी जाए, सार्वजनिक किया जाए। बिल्कुल सारिक, देखिए जो वो बात वो कह रहे हैं, उनका यही कहना है कि जो 7-11 के तहत जो इसके मेंटेनेबिलिटी का जो सवाल है, जिसको मस्जिद पक्ष कह रहा है कि उसके तहत ये सुना ही नहीं जा सकता, खारिज किया जाए, तो हिंदू पक्ष का ये कहना है कि जो चूंकि एक निचली अदालत से सर्वे कमीशन हो चुका है, तो उस सर्वे कमीशन की पूरी रिपोर्ट आनी चाहिए। हमको उसकी पूरी कॉपी अभी ही मिली हुई है, लेकिन उसकी जो फोटो है, वीडियोग्राफी है, इन तमाम तथ्य हमें नहीं उपलब्ध कराए गए हैं, तो वो हमें उपलब्ध कराया जाए। उसको भी इसमें शामिल किया जाए। उसके शामिल करने के बाद ही आप जो है 7-11 के रूल को डिसाइड कर सकते हो, उसको सुना जाए, ये वो कह रहे हैं। इसके लिए वो समय भी मांग रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो वादी पक्ष के जो कल अदालत में उन्होंने कहा था कि जो मेन वकील है हरिशंकर जैन, जो विष्णु जैन के पिता भी हैं हरिशंकर जैन, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो वो समय भी मांग रहे थे इन सब तमाम चीजों को लेकर के। तो अब अदालत ये तय करेगा कि उसमें वो समय देते हैं, समय कितना देते हैं, सर्वे कमीशन की रिपोर्ट को शामिल करते हैं, या मस्जिद पक्ष के जो वकील हैं उनका ये कहना है कि किसी तरीके के 7-11 के रूल को डिसाइड करने के लिए किसी तरीके के साक्ष्य की, किसी तरह के प्रमाण की, किसी तरह की किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है। 1991 के वर्शिप एक्ट में साफ साफ लिखा है, और इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2 रूलिंग का भी हवाला दिया है। तो अब ये जिला अदालत तय करेगा कि इसे किधर देखना है। सारिक,
बहुत शुक्रिया अजय इस तमाम जानकारी के लिए। काफी पेचीदा ये मामला अजय होता जा रहा है, लेकिन हम आपके पास आते रहेंगे ताकि आप सरल करके इसे हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहें। तो झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से पूछताछ के बाद कई ठिकानों यानी उनके घर और बाकी जगहों पर छापेमारी हो गई। पूजा सिंघल के सहयोगी से पूछताछ के बाद ये छापे पड़े हैं। बिहार झारखंड में कुछ जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं। बिहार झारखंड में ईडी छापेमारी कर रही है। माइनिंग मनरेगा मामलों में अनियमितताओं के आरोप यहां पर लगे हैं। पूजा सिंघल के सीए जो है उनके पास से बरामद हुए थे 20 करोड़ रुपए। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। मुकेश, ये मामला जो है बढ़ता ही चला जा रहा है और एक के बाद एक कई बड़े नाम जो है वो भी सामने आ रहे हैं, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि जो बड़ी मछलियां हैं वो बच जाती हैं। फिलहाल इस मामले में क्या अपडेट निकल कर आया है? देखिए, पूजा सिंघल जो है वो ईडी की रिमांड पर हैं और रिमांड के दौरान जो उनसे पूछताछ हुई है, हालांकि पूछताछ में क्या कुछ निकला है ये भी साफ नहीं है, लेकिन पूछताछ के बेसिस पर ईडी ने पूजा सिंघल के से जुड़े हुए करीब 6 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी आज सुबह से चल रही है। बिहार और झारखंड में कुछ जगहों पर छापेमारी चल रही है। ये भी बात सामने आई है कि अनिल झा नाम के एक शख्स को ईडी तलाश रही है। अनिल झा वो शख्स है जो पूजा सिंघल के पैसों को यहाँ से वहाँ लाता था, तो उसकी तलाश की जा रही है। पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा से भी पूछताछ हुई थी और उनके सीए सुमन कुमार को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। सुमन कुमार के ठिकानों से 19.41 करोड़ रुपए बरामद हुए थे और पूजा सिंघल की 4 से 5 गाड़ियां भी ईडी ने जब्त की थी। ये जो पूरा मामला है ये झारखंड के खूंटी जिले से जुड़ा हुआ है, जहां पर मनरेगा का जो पैसा था उसका गबन करने का आरोप है। हालांकि फिलहाल जो पूजा सिंघल हैं वो माइनिंग सेक्रेटरी है झारखंड में, तो ये जो ताजा रेड हो रही है ये माइनिंग को लेकर हो रही है। माइनिंग में भी घोटाले का आरोप है और इसी को लेकर अब ईडी जो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया था उसमें रेड कर रही है, लेकिन अभी तक रेड में क्या कुछ मिला ये साफ नहीं है। तो पूजा सिंघल के 6 ठिकानों पर बिहार और झारखंड में ईडी की छापेमारी चल रही है। जी शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है इस छापेमारी से। कोशिश जारी है कि जो भी लूज एंड्स हैं उसे टाइट किया जाए और पूरा इस जो मामला है उसके तह तक पहुंचा जाए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। और खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के महोबा से, जहां पर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जहां पर रेलवे स्टेशन पर पड़ा 15,000 बोरी चावल बारिश में भीगकर खराब हो गया। गल्ला मंडी में करोड़ों का अनाज पानी में भीगकर बर्बाद हुआ और जब ये खबर सामने आई उसके बाद एफसीआई का जो ठेकेदार था वो मौके से फरार हो गया है। ये चावल पंजाब से महोबा आया था जो गरीबों को बांटा जाना था, लेकिन चावल को लापरवाही से रेलवे स्टेशन पर खुले में छोड़ दिया गया और जिसके बाद वो भीग कर खराब हो गया। और ये वो मौसम है जब हम सब जानते हैं कि कभी भी बारिश आ सकती है, उसके बावजूद इस बात का ध्यान नहीं रखा गया और खुले में ही इन बोरियों को रख दिया गया। कुछ ऐसा ही हाल नवीन गल्ला मंडी का है, जहां पर करोड़ों का अनाज चौपट हो गया है। पानी में गेहूं, मटर, चावल, मूंगफली, अरहर बर्बाद हो गई हैं। किसान मंडी सचिव पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। यहाँ थोड़ी ये चावल का हुआ है, ये पेड़ पटे तो मोटरसाइकिलें बच गई और ये पन्नी अन्नी है तो हम ही लोग उठाते रहे, गेट के बाहर तक पहुंची थी। ठेकेदार कहाँ गया जिसको गोदाम ले जाना था? ठेकेदार भी साथ में था। हाँ। सदा ही नहीं आई थी इतना तेज तूफान था। करीब 73,000 बोरी आई थी और जिसमें से अभी लगभग 15,000 बोरी यहाँ पर डंप है। ठेकेदार की लापरवाही, अभी तो जांच होगी तब क्लियर होगा। इन्वेस्टिगेशन कराई जा रही है। क्या था सर इसमें? चावल था। कहाँ से आया? पंजाब से आई हुई रही। और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं रवीश अंजन शुक्ला। रवीश, ये पंजाब से आया था ये जो अनाज था और उसके बाद इस तरीके से लापरवाही से उसे रखा गया और ये पहला मामला नहीं है रवीश, ऐसे इसके पहले भी इस तरह से हजारों टन जो अनाज है वो इस तरह से बर्बाद हुआ है। हमने कई तस्वीरें चलाई हैं एनडीटीवी पर भी। क्या खबर इस मामले में आ रही है? क्या कोई कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल अदिति, क्योंकि हमारे यहाँ किसी भी घटना से सबक सीखने की हम लोगों की आदत नहीं है। यही वजह रही कि महोबा में 4 दिन पहले ये ट्रेन से जो है वो चावल की बोरियां आई थी पंजाब से और इन चावल को गरीबों में बांटे जाना था, लेकिन कल अचानक एकदम से बारिश आई और खुले में तकरीबन 3 दिन से ये जो चावल की बोरियां पड़ी हुई थी वो फिर भीग गई।
अब इतनी बड़ी तादाद में चावल भीगने से ये सारे चावल जो है वो खराब होने का डर है और अभी इस मामले में जांच चल रही है कि आखिर इसमें किसकी लापरवाही है। और कल महोबा के अंदर एक तो ये चावल की बोरियां भीगी और दूसरा अगर यहीं से थोड़ी ही दूर पर रेलवे स्टेशन से नवीन गल्ला मंडी है जहां पर किसान अपना अनाज बेचने के लिए आए थे और गल्ला मंडी में इसलिए लोग बेचते हैं क्योंकि यहाँ पर रख रखाव के बेहतर साधन होते हैं, लेकिन उसके बावजूद नवीन गल्ला मंडी एकदम से तालाब में परिवर्तित हो गया और जो किसानों की फसल थी वो खराब हो गई। उससे किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, सैकड़ों किसानों को नुकसान हुआ है। तो इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो महोबा उस इलाके में हुई है बुंदेलखंड के जो पहले से ही गरीबी की मार से जूझ रहा है और सबसे ज्यादा वहां के लोगों को मदद चाहिए, लेकिन मौसम की मार के चलते और अधिकारियों की लापरवाही के चलते जो है वो इतना बड़ा नुकसान हुआ है। बिल्कुल, और जिन लोगों पर जिम्मेदारी थी इस अनाज को संभालने की और जिनसे उम्मीद थी खासकर कि ये यहाँ पर बेहतर इंतजामात होंगे, वहीं पर इतनी लापरवाही बढ़ती गई कि 15,000 बोरियां जो हैं वो बर्बाद हो गई। शुक्रिया रवीश इस्तबाब जानकारी के लिए। आगे हम बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के सतना में झारखंड के देवघर जैसा रोपवे हादसा होने से बच गया। मैहर में मां शारदा शक्तिपीठ के दर्शन के लिए रोपवे से जा रहे श्रद्धालु उस वक्त मुश्किल में फंस गए जब रास्ते में केबल कार रुक गई। इस दौरान मौसम भी बेहद खराब था, तेज हवाएं चल रही थी। मौसम विभाग के अलर्ट के बावजूद रोपवे को बंद नहीं किया गया और इसके बाद पर्यटक बीच में ही इस तरह से फंसे हुए नजर आए। सामने आए एक वीडियो में कई केबल कार को बीच में लटका हुआ देखा जा सकता है। बाद में ट्रॉली में फंसे लोगों को किसी तरह से रेस्क्यू किया गया। बताया जा रहा है कि 25 से ज्यादा लोग उस वक्त रोपवे में फंसे हुए थे। कुछ देर के बाद मुश्किल से लोगों को बाहर निकाला गया। तो आप देख सकते हैं कि उस वक्त कितनी हवाएं चल रही थी जब ये रोपवे वहां पर अटक गए और उसके बाद ये आगे नहीं बढ़ रहे थे। मौसम भी ठीक नहीं था और ऐसे में जब मौसम विभाग का अलर्ट होता है तो कहा जाता है कि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें रोक दिया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो भी नहीं रोका गया और ऐसे में जो श्रद्धालु थे वो यहाँ पर इस तरह से ट्रॉली में लटके हुए नजर आए। 40 क्या हवा चलने से पहले कोई वहाँ पे बताया नहीं गया कि कोई असुविधा या कुछ हो सकता है? नहीं। आधे घंटे लटकते रहे आप। हाँ। अरे डर लग रहा था कि जान चली जाएगी एकदम से। हाँ। कैसा महसूस हो रहा है? ऐसा महसूस हो रहा था। और अब वक्त हो गया है टॉप 5 का। रोज हम आपको 5 खबरें दिखाते हैं और आप चुन सकते हैं अपनी पसंद की खबर। तो पहली खबर ज्ञानवापी से जुड़ी हुई, किसका पक्ष पहले सुना जाए, इस पर वाराणसी की जो जिला अदालत है आज फैसला सुनाएगी। दूसरी खबर, जत्थेदार अकाल तख्त ने कहा है कि सिख रखें मॉडर्न हथियार। अब देखते हैं कि इसको लेकर किस तरह से विवाद आगे बढ़ेगा। तीसरी खबर, राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई, सरकार विपक्ष ने शुरू कर दिया है मंथन। चौथी खबर, मध्य प्रदेश से जहां पर सरकारी बीमा के नाम पर किसानों के साथ ठगी की जा रही है। और पांचवी खबर, दिल्ली से जहां पर खादी को ब्रांड बनाने वाले विनय सक्सेना अब नए LG बन गए हैं। आपको करना ये कि हमारे YouTube चैनल पर जाना है, इस पोल में हिस्सा लेना है, अपनी पसंद की खबर चुननी है, उस खबर को हम आपको विस्तार से दिखाएंगे।